वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मैकेनिज्म को समझेंगे कि किस प्रकार क्रॉप वैरायटी इंप्रूव किए जाते हैं। सारे स्टेप को एक एक करके समझेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए तो आते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बता दें कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को हिंदी में कहते हैं फसल की किस्म में सुधार। ठीक है, देखिए फार्मिंग में, फार्मिंग का मतलब आप समझ रहे हैं खेती में, कृषि में। तो फार्मिंग में सबसे पहला स्टेप होता है सूटेबल सीड्स को चूज करना। जैसे किसान को जब खेती करनी होती है तो सबसे पहले वे क्या करता है, सीड को चूज करता है। तो सीड को चूज नहीं करता है, सूटेबल सीड्स को चूज करता है। मतलब ऐसे सीड को वे चूज करता है जिससे वे मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सके। ऐसे सीड को चूज करता है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब वे रोग प्रतिरोधक हो, उसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो, उसको डिजीज जो है कि इफेक्ट न कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो देखिए ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उस ज्यादा इफिशियंसी के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसे क्रॉप्स को ढूंढने की आवश्यकता है जो गुड यील्ड दे, मतलब अच्छी पैदावार दे। हमें जैसे मान लीजिए कि अगर खूब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, फसल उत्पादन ज़्यादा करनी है या तो उसकी इफिशियंसी को बढ़ानी है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे क्रॉप्स को ढूंढना पड़ेगा जो हमें गुड यील्ड दे, माने अच्छी पैदावार दे। अब यहाँ से मतलब ये हुआ कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स। हाई यील्डिंग क्रॉप्स का मतलब समझ रहे हैं ना, उच्च पैदावार वाले फसल, मतलब जो ऐसे फसल जो उच्च पैदावार, उच्च उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाई यील्डिंग क्रॉप्स को फाइंड करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। मतलब ये हुआ कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स को फाइंड करने का तरीका ही कहलाता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आपको समझ में आ गया। एक बात आप नोटिस करिए, देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जो होता है फूड क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए प्राइमरी स्टेप होता है। फूड क्रॉप का मतलब आप समझ रहे हैं, फसल जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो फूड क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए, फूड क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। मतलब फसल उत्पादन तभी हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं जब हम अपनी फसल की किस्म में सुधार कर सकेंगे। अगर फसल की किस्म में सुधार करेंगे तभी जो है कि फसल उत्पादन अच्छी होगी, फसल की उत्पादन में सुधार हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपने समझा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स को फाइंड करने का अप्रोच कहलाता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए एक चीज किया जाता है जिसको कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। अब थोड़ा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में समझते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है, ठीक है, जिसमें प्लांट के ट्रेड्स को डिजायर्ड ट्रेड्स या तो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए चेंज कर दिया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे एक पौधा है जिसमें उत्पादन अच्छी नहीं होती है, वे डिजीज रेजिस्टेंट नहीं, मतलब वे उसको बीमारी जो है कि डिजीज इफेक्ट डालते हैं, उस पर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। लेकिन डिजायर्ड ट्रेड्स का मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो करता है ना उसे ब्रीडर्स कहते हैं। और ब्रीडर की इच्छा क्या होती है, किसान क्या चाहता है, किसान चाहता है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो और वे बीमार कम हो फसल। ठीक है, तो ब्रीडर्स ये चाहते हैं। तो जो चाहता है ना कि वे ट्रेड्स उसके उस पौधे में आए, तो वे ट्रेड्स कहलाता है डिजायर्ड ट्रेड्स। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है। ट्रेड का मतलब जो लक्षण पौधे में दिख रहा है वे, और डिजायर्ड ट्रेड का मतलब जो वे चाहता है ब्रीडर, वे वाला ट्रेड्स। ठीक है, अब भाई डिजायर्ड ट्रेड का मतलब अब क्या आप समझ रहे हैं कि ब्रीडर जो चाहता है, ब्रीडर क्या चाह रहा है कि वे हाई यील्ड वाला हो, नेचुरल रेजिस्टेंट टू डिजीज, वे डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है कि क्या है भाई, तो प्लांट ब्रीडिंग जो है कि एक साइंस है जिसमें प्लांट के ट्रेड्स को डिजायर्ड ट्रेड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चेंज कर दिया जाता है। और देखिए भाई प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जा रहा है। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो
क्रॉप होती है ना, फूड क्रॉप्स, तो उसमें न्यूट्रिशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग की जाती है। बात समझ में आ रही है? और आपने समझा कि प्लांट ब्रीडिंग जो करता है उसे ब्रीडर कहते हैं। अब ब्रीडर क्या करते रहते हैं? ब्रीडर जो है कि रिसर्च करते रहते हैं इंडिविजुअल प्लांट्स को, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें उनकी इच्छा वाला ट्रेड्स उसमें मौजूद है, मतलब जो डिजायर्ड ट्रेट है वे इंडिविजुअल प्लांट्स में मौजूद हो। और जैसे ही ब्रीडर्स देखता है कि इंडिविजुअल प्लांट जैसे उसको मिलता है जिसमें उसके डिजायरेबल ट्रेड्स मौजूद होते हैं, तुरंत उसको क्या करता है, वे क्रॉस करा देता है, और क्रॉस करा के एक जो नया ऑफ स्प्रिंग बनता है उसको मल्टीप्लाई करता है और फिर किसान तक पहुंचवा देता है। बात समझ में आ रही है? अब भाई देखिए, दो डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, ठीक है, दो डिजायरेबल क्वालिटीज हैं फूड क्रॉप्स के। जैसे ब्रीडर्स दो चीजें चाहता है, एक तो हाई यील्ड हो और दूसरा नेचुरल रेजिस्टेंट टू डिजीज, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये जो हाई यील्ड है और डिजीज रेजिस्टेंट है, ये दोनों चीज कभी कभी पौधे में अचानक आ जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन से क्या होता है? म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, आप जानते भी होंगे डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है। किसके कारण? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, जैसे कि यूवी लाइट रेज हो गया, ठीक है, या तो डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी में मिस्टेक्स आने के कारण। तो भाई म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन जो है कि ये एक चेंज है, बदलाव है डीएनए के सीक्वेंस में, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण आता है, जैसे कि यूवी लाइट रेज के कारण या तो डीएनए कॉपी की मिस्टेक्स आने के कारण, ठीक है। तो ये सारी हैं, लेकिन भाई जो म्यूटेशन की रेट है ये बहुत स्लो होती है, अनरिलायबल है, ठीक है, कि सारे प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये जो म्यूटेशन है सारे प्लांट्स में हो जाए और उसमें एक नया जो है कि ऑफ स्प्रिंग ग्रो करे जिसमें वे सारे ट्रेड्स, डिजायरेबल ट्रेड्स मौजूद है जो ब्रीडर्स चाहता है, नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, ब्रीडर्स जो है, ब्रीडर्स को खुद से ऐसा प्रोड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं? प्लांट ब्रीडर सिलेक्ट करते हैं प्लांट वैरायटी को, और जिसमें कि वे सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डिजायर्ड ट्रेट मौजूद होते हैं, उनको क्रॉस कराते हैं। जैसे ही क्रॉस कराते हैं एक नया ऑफ स्प्रिंग डेवलप होता है, उसको क्या करते हैं, वे मल्टीप्लाई करते हैं उस वैरायटी को और सप्लाई कर देते हैं फार्मर्स को, ठीक है। एक बात नोटिस कीजिएगा, जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप हुआ ना उसमें बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट के क्वालिटी जो है कि एट्रीब्यूट क्वालिटी मौजूद होती है उसमें, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे हमने समझे क्रॉप वैरायटी के बारे में, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब भाई अब हमको समझना ये है कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों हम क्रॉप वैरायटी में इंप्रूव ला रहे हैं, क्यों जो है कि फसल की किस्म में सुधार करना जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। इस समय देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज हो रहा है कि रिसोर्सेज पहले तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, लेकिन डिमांड बहुत हाई है। पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड हाई है लेकिन रिसोर्सेज लो हैं, लिमिटेड हैं। अब यहां से क्या हो रहा है कि बेसिक जो रीजंस है, देखिए क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए जो बेसिक रीजन है यही है, डिमांड को फुलफिल करना। क्योंकि देख रहे हैं दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ता जा रहा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। फसल की किस्म में सुधार लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप ये समझिए, जैसे देख रहे हैं कि इस समय क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं अपने खेतों में ताकि जल्दी से जल्दी जो है कि क्रॉप्स ग्रो कर सकें। और नहीं तो और अलग अलग देश जैसे कि चाइना वाले आप देखते होंगे प्लास्टिक के सब चावल बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, लोग उसको खाएंगे बीमार पड़ेंगे, क्वालिटी बहुत खराब होती है। वे तो ऐसा है कि वे सारा केमिकल है, मतलब इस समय जो हम खा रहे हैं अधिकतर क्या है भाई, केमिकल है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो क्रॉप्स की है वे उससे हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमको। अगर कंप्रोमाइज समझौता करने लगे इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, हेल्थ हमारी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं,
वे दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी, क्रॉप्स की क्वालिटी और क्वांटिटी से हम कंप्रोमाइज ना कर सके, समझौता ना करें और एक अच्छा क्रॉप्स को ग्रो कराएं, कम फील्ड में ही ग्रो कराएं और जल्दी से ग्रो कराएं और वे जो है कि हेल्दी भी हो। तो क्वालिटी भी सही रहे फसल की, क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो इसके लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्रॉप वैरायटी इंपॉर्टेंट है। क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करना पड़ता है। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं इन सारे चीजों के बारे में। सबसे पहला है हायर यील्ड। थोड़ा इसका मतलब समझते हैं। हायर यील्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, उच्च पैदावार, उच्च उत्पादन। अब देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मेन गोल क्या है? मेन गोल ये है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब फसल उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जा सके, जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। इसीलिए क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है ताकि जो है कि हाई यील्डिंग वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो करा के ज्यादा से ज्यादा जो है कि उत्पादन किया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जैसे आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या जरूरी है? ग्रेन्स, अनाज जरूरी है, वेजिटेबल जरूरी है, फूडर, फ्रूट्स, ये सब जरूरी हैं। तो अगर इनकी मात्रा अगर ज्यादा नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, सारे लोगों को अच्छे जितना भोजन चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आवश्यक है। तो सबसे पहले पॉइंट को हमने समझ लिया हायर यील्ड के बारे में। दूसरा समझते हैं, दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इसलिए जरूरी पड़ा ताकि जो फूड क्रॉप्स होते हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। मतलब फूड क्रॉप्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि क्रॉप्स की क्वालिटी जो होती है ना, क्रॉप्स की क्वालिटी वे डिपेंड करती है क्रॉप्स के टाइप पे। फसल किस प्रकार का है उस पे डिपेंड करती है कि क्रॉप की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जैसे थोड़ा समझते हैं, देखिए जैसे दाल है, पल्सेज है, तो पल्सेज में क्या ज़्यादा होना चाहिए भाई? तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ऑयल सीड है तो ऑयल सीड में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फ्रूट वेजिटेबल है तो उसमें प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए कि आप दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन ही ना मिले, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फूड क्रॉप्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्रॉप वैरायटी में इंप्रूव किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो कोई पूछेगा कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं? प्रतिरोध। अब भाई देखिए जो हमारी क्रॉप्स होते हैं ना, वे लिविंग या तो नॉन लिविंग, दो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पे। दो चीजें हैं, बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जैसे कि इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स, डिजीज, और एबायोटिक फैक्टर में जैसे हॉट, कोल्ड, ड्रॉट, सैलिनिटी, ये क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल उत्पादन होता है उसको प्रभावित करते हैं, फसल को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, फसल खराब हो जाती है इनके कारण। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर क्रॉप वैरायटी में इंप्रूव करते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट अगर हम करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम ऐसी क्रॉप वैरायटी को डेवलप कर दिए जो ये सारे जितने भी स्ट्रेसेस थे, बायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर, इसको अगर ये रेजिस्टेंस हो जाए, इन सारे चीजों से ये लड़ सके, तो हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम क्रॉप वैरायटी में इंप्रूव करते हैं, ऐसी क्रॉप वैरायटी हम डेवलप करते हैं जो इन सारे चीज़ों का रेजिस्टेंट हो, मतलब इनसे लड़ सके, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ये बायोटिक फैक्टर से वे लड़ सके, तो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्रॉप प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो हाई जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए MUW 318 ये HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी है व्हीट का, ये गेहूं का हाई यील्डिंग वैरायटी है। मतलब ये एक ऐसी वैरायटी है जिससे उच्च उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा MUW 318। देखिए इसका प्रयोग अधिकतर नॉन ट्रेडिशनल एरिया में किया जाता है, जैसे कि नीलगिरी, पालनी, वहां की जो पहाड़ी क्षेत्र है भाई, तो वहां पे गर्मी, हॉट, कोल्ड, ये ड्रॉट,
सैलिनिटी, इन सारे चीज़ों का, या तो बायोटिक वाले में इंसेक्ट, ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो गेहूँ अच्छी उत्पादन हो सके गेहूँ की, तो इसलिए इस वैरायटी को यूज किया जाता है वहाँ पे हिल्स वाले क्षेत्रों में, ठीक है, नीलगिरी पालनी में MUW 318, ये हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप है। वहाँ पे इसको उगाने से क्या होता है, ये तो भाई रेजिस्टेंट है ना, ये जितने भी सारे आ रहे हैं बायोटिक फैक्टर में और एबायोटिक फैक्टर में, इसको वे रोकता है। मतलब ये गर्मी, ये ठंडा, इंसेक्ट, पैरासाइट इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं इस फसल को, क्योंकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी वाला है, क्योंकि ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है। चलिए अगले को समझते हैं। अगला हमारा है मैच्योरिटी पीरियड। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या है? जैसे ये किसान है और वे गेहूं उगाता है 8 महीने 10 महीने में, वे भी उसमें 8-10 महीने लग रहा है, तो इरिगेशन का खर्चा, फर्टिलाइजर्स का खर्चा, एक प्रोडक्शन कर पाता है एक साल में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाए, मतलब कम समय में ही फसल तैयार हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। इरिगेशन का खर्चा बचेगा, फर्टिलाइजर्स का खर्चा बचेगा, बहुत खर्चा बचेगा, साथ साथ एक साल में कई बार जो है कि वे कल्टीवेशन कर सकता है किसान। तो कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कब? जब मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाएगी तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे जरूरी है। क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने से क्या होता है कि ऐसी वैरायटी आ जाती है कि वे जल्दी से मैच्योर हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कम हो जाती है। इससे क्या होता है, किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट उसको गेन होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले को समझते हैं। अगला हमारा है एडॉप्टेशन। चलिए इसको समझते हैं। एडाप्टेशन में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे चल के हम और थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। देखिए जैसे फसल होते हैं क्रॉप्स, तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह फसल को मतलब एक नए क्षेत्र में ग्रो कराया जाए, ठीक है, तो वे क्या होगा, उसको अलग अलग कंडीशन में या तो डाइवर्स कंडीशन में जो है कि अच्छे से एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए गर्मी ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है, तो अब इससे क्या होगा, देखिए फसल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पे होता है एबायोटिक फैक्टर का। लाइट ज़्यादा होगा, कम हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बारिश हो रही है, ज़्यादा कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जब डाइवर्स कंडीशन में ग्रो कराने के लिए, अलग अलग कंडीशन में ग्रो कराने के लिए क्रॉप्स को क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। अगर हम क्रॉप वैरायटी डेवलप कर लेते हैं जो अलग अलग कंडीशन में भी एडॉप्ट कर सकते हैं, अलग अलग डाइवर्स कंडीशन में भी क्रॉप ग्रो कर सके, तो वही कहलाता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में अपने आप को भी एडॉप्ट कर लेता है। अलग अलग जगहों पे कितना भी मुश्किल भरा जो है कि जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकेगा। ऐसी फसल जब हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करके कर सकेंगे, तो वे जो फसल होगी अच्छी उत्पादन देगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ICPH8, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, ICPH8 ये क्या है, तो एक हाइब्रिड पिजन पी प्लांट है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये पिजन पी प्लांट है, ठीक है। पिजन पी प्लांट का शॉर्ट ड्यूरेशन है मैच्योर होने का। अभी बोले मैच्योरिटी पीरियड, तो मैच्योरिटी पीरियड तो पहले शॉर्ट है, मतलब कम समय में ये फसल पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। साथ साथ इसमें फ्यूसेरियम विल्ट और स्टेरिलिटी मोजैक ये डिजीज होते हैं, इससे ये दूर रहेंगे। मतलब ये ऐसा हाइब्रिड प्लांट है, ये देखिए ये इम्प्रूव्ड वैरायटी वाला ये क्रॉप प्लांट है, ठीक है ना, हाइब्रिड प्लांट है। आगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिजीज हैं, ये पिजन पी प्लांट में ये डिजीज लगते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड है, तो इसमें ये फ्यूसेरियम विल्ट, स्टेरिलिटी मोजैक, ये सारी बीमारियां इससे दूर रहती हैं, ठीक है। और एक खास बात कि 30 से 40% जो है कि ज़्यादा जो है कि प्रोडक्शन होता है, ये ऐसा हाइब्रिड क्रॉप प्लांट है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ICPH8 ये हाइब्रिड पिजन पी प्लांट है, इसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, और इसमें फ्यूसेरियम विल्ट, स्टेरिलिटी मोजैक ये डिजीज जो है कि इससे दूर रहती हैं, मतलब लगती नहीं है, और 30 से 40% जो है कि अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अच्छे से सिंचाई करें और मॉइस्चर बनी रहे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत अच्छी फसल उगेगी। मतलब वहाँ पे फसल जो देखिए ये पिजन पी प्लांट क्या भाई, तो ये हाइब्रिड वाला था ना ICPH8 वाला, तो ये अलग अलग डाइवर्स कंडीशन में भी ये अपने आप को एडाप्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही है?
अगर मान लीजिए कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी हाइब्रिड वाली हम प्लांट को मतलब सिंपल सा पिजन पी प्लांट लगाते हैं और डाइवर्स कंडीशन है, ख़राब है, टेम्परेचर का ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ गिरने लगती है, तो उस कंडीशन में अडाप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते हैं, आप अपने घर पे बहुत आराम से सोते हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह चले जाएं, अनजान जगह पे, वहाँ पे आपको नींद ही नहीं लगेगा, आप वहाँ पे अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2-3 दिन रहते 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 आप वहाँ के माहौल में अडाप्ट कर लेंगे, आप वहाँ पे रहने लगेंगे, अब आपको फीलिंग जो है कि अच्छी आने लगेगी धीरे धीरे। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। एक फसल दूसरी जगह पे जब लेके जाया जाता है तो वहाँ पे भी ग्रो नहीं कर पाता, उस कंडीशन में जो है कि अनकंफर्टेबल महसूस करता है, ग्रो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले रीजन को समझते हैं। अगला रीजन है हमारा डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा ध्यान से इसका मतलब समझिए। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या तो ट्रेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल माने अपनी इच्छा अनुसार, एग्रोनॉमिक का मतलब आप समझ रहे हैं ये खेती से जुड़ा हुआ है। तो जैसे आप देखते हैं खेती करने के लिए, जैसे किसान क्या सोचता है कि फसल ज़्यादा हो, फसल ज़्यादा हो, भले ही वे पौधा छोटा हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस समय देख सकते हैं, पहले जो चावल के फसल होते थे वे लंबे लंबे पुआल उसमें होते थे, लेकिन फसल बहुत कम होता था। आज के जो हाइब्रिड वाले आते हैं, जो चावल के सीड्स होते हैं, तो जब उसको ग्रो कराया जाता है तो क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, ड्वार्फनेस। बात समझिए, ड्वार्फनेस होते हैं मतलब बौने बौने होते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और सीरियल्स में जो अनाज में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे भी उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है? तो वे कहलाता है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। तो अगर मान लीजिए हम ऐसी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं जिसमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जो है कि उस क्रॉप्स में ला दें, तो इससे क्या होगा, कम खर्चे में ज़्यादा जो है कि उत्पादन मिलेगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे आप अनाज बताएं, अभी अनाज जो सीरियल्स होते हैं उसमें ड्वार्फनेस लाया जाता है, अनाज छोटे छोटे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पूरा होती है, भर भर के न्यूट्रिएंट होता है, मतलब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है। जैसे एक और वैरायटी है चिकन पी, आप स्क्रीन में ये देख सकते हैं, ये चिकन पी है। तो चिकन पी की नई वैरायटी जैसे कि BG244, ध्यान से थोड़ा वैरायटी का नाम थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको याद रखिए। BG244 ये चिकन पी का न्यू वैरायटी है। ICC34 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, नई वैरायटी है चिकन पी की। ये क्या करता है, बहुत सीधा मतलब सीधा ग्रो करते हैं, इसके कई सारे ब्रांचेज भी निकलते हैं और बेस से ही ये पूरा फैल जाते हैं, मतलब ज़्यादा ग्रो करता है चिकन पी, ज़्यादा इससे उत्पादन होता है। तो नई वैरायटी है और इसमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं। डिजायरेबल मतलब ये खेती करने के लिए, मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये छोटे में ही ये सीधा उगता है, ब्रांच बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा है और लास्ट पॉइंट है फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट पॉइंट और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अधिकतर जो पौधे होते हैं ना, वे एबायोटिक फैक्टर में आप समझ रहे होंगे, लाइट, टेम्परेचर, इसके सेंसिटिव होते हैं। मतलब लाइट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा घटा तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। क्रॉप प्लांट्स जो है कि वे खराब होने लगते हैं, या उन पे मतलब सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी क्रॉप वैरायटी को हम डेवलप कर दें जो फोटो इनसेंसिटिव हो, थर्मो इनसेंसिटिव हो, तो क्या होगा, कल्टीवेशन बाउंड्री भी पार हो जाएगी, इतना ज़्यादा उत्पादन होगा, इतना ज़्यादा होगा कि पूछिए मत। जैसे कि एग्जांपल हाइब्रिड, ये हाई यील्डिंग वैरायटी वाला एक वीट का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, MACS2469। ये HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी है एक, जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी टॉलरेट, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर सकता है, उस कंडीशन में अडॉप्ट कर सकता है। MACS2469। देखिए ये जो हाइब्रिड है, ये वैरायटी है वीट की, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेती है, क्योंकि ये फोटो इंसेंसिटिव है और थर्मो इंसेंसिटिव है। इस पे हीट, लाइट, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता ही नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ। तो इतने सारे रीजन थे जिसके कारण क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूव करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, डिमांड्स इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन डिमांड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि भाई आज भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी बहुत सारे लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। तो एक आप जरूर काम कीजिएगा इस वीडियो से सीखने के बाद कि आप कम से कम अगर आप भोजन करते हैं बचता है तो बचाने का प्रयास मत कीजिए, आप उसको उतना ही अपनी थाली में लीजिए जितना कि आप खा सकें, उसे बेगने का काम नहीं कीजिए, फेंकने का काम नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं, अब हम समझेंगे मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे कि क्रॉप वैरायटी को किस प्रकार इंप्रूवमेंट किया जाता है। चलिए तो आइए समझते हैं क्रॉप वैरायटी का मैकेनिज्म, मतलब कि क्रॉप वैरायटी कैसे इंप्रूव किए जाते हैं, वे सारी प्रोसेस, वे सारे स्टेप को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉप प्लांट्स का मैनिपुलेशन है। मतलब ये हुआ कि क्रॉप प्लांट्स का मैनिपुलेशन होता है, क्या करने के लिए, तो यील्ड मतलब पैदावार ज्यादा करने के लिए, इंप्रूविंग क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सुटेबिलिटी टू वेरिड कंडीशन, किसी भी कंडीशन में सुटेबल रहने के लिए, और रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेज, मतलब बायोटिक फैक्टर या तो एबायोटिक फैक्टर जो थे वे सारे स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करने के लिए, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस भी हो और बायोटिक रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रेसेस होते हैं सारे का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉप प्लांट्स का मैनिपुलेशन होता है, यील्ड मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, किसी भी कंडीशन में सुटेबल रहने के लिए, और साथ साथ बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस को रेजिस्टेंस करने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में। ठीक है, देखिए क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट कैसी की जाती है, तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो है कि क्रॉप वैरायटी में इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी एंड डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसे सारे प्रोसेस हैं जिससे कि क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अभी हमने बताया प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी, मतलब नए वैरायटी का प्रोडक्शन। जब भी प्लांट ब्रीडिंग होगा मतलब नई वैरायटी का प्रोडक्शन होगा, किसके द्वारा, तो बाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मनुष्य के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है वे कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा जब न्यू वैरायटी का प्रोडक्शन होता है तो उसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी आपको बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, एक साइंस होता है। तो देखिए दोनों चीजें होती हैं, इट इज द साइंस एंड एज वेल एज आर्ट ऑफ इंप्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज। बात समझ में आ रही है? मतलब प्लांट ब्रीडिंग साइंस भी एज वेल एज आर्ट भी होता है। क्या करने के लिए, तो प्लांट की हेरिडिटी को इंप्रूव करने के लिए। हेरिडिटी का मतलब समझ रहे होंगे, आनुवंशिकता, जीन में चेंजिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्या करने के लिए भाई, तो अभी आपने देखा ना कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जा रहा है। तो प्लांट ब्रीडिंग से क्या हो रहा है कि जो डिमांड हाई हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसको भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए अधिकतर आप देखते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है क्रॉप प्लांट्स में। जैसे देखिए क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके जीन जो होता है, जीन में इंप्रूव करके जो है कि प्लांट को इंप्रूव किया जाता है, क्रॉप प्लांट्स को इंप्रूव किया जाता है, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है। तो क्रॉप प्लांट्स की अलग अलग प्रकार के क्रॉप प्लांट्स होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्रॉप प्लांट्स के जेनेटिक इंप्रूवमेंट 3 स्टेप से किया जाता है। इन तीनों स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। अब एक एक करके इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है
है कि क्रॉप प्लांट्स को कल्टीवेशन वाली जगह से नए जगह पे जो है कि जहाँ पे भी पहले कभी नहीं हुआ है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। नहीं समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप शिमला में रहने वाले हैं और आप जो है कि जाते हैं उत्तर प्रदेश में घूमने, आपको वहाँ पे कुछ नया चीज़ दिख जाता है, जैसे मान लीजिए कि गुलाब का फूल दिख जाता है। अब क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि चलो इसको ले जाके अपने शिमला में लगा दूंगा। आपने क्या किया कि उस गुलाब को लिया और आपने उत्तर प्रदेश से चले गए कहाँ पे, शिमला में उसको लगा दिया। अब भाई एक जगह वहाँ पे तो ये ग्रो कर रहा था ना अच्छे से, लेकिन आपने क्या किया, उसको अपने घर लेके गए। वे नया जगह है, वे नई प्लेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, वे अपने आप को धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करेगा। आगे हम बता रहे हैं एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है। देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, जहाँ पे पहले ग्रो कर रहा था वहाँ से एक नई जगह पे लेके चले गए ना, तो वहाँ उसी को तो बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्रॉप प्लांट्स को कल्टीवेशन वाले प्लेस से नए प्लेस पे ले जाना ही कहलाता है इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जब पौधे को, जो प्लांट्स होता है ना पौधा, तो जब प्लांट को ग्रोइंग प्लेस से नए रीजन में ले जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ अलग डिफरेंट, जहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट होता है, जैसे पहली वाली जगह पे अलग क्लाइमेट था, दूसरे वाली जगह पे अलग क्लाइमेट है, तो वे एक प्रोसेस कहलाता है इंट्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग new plants from their growing place to a new region with a different climate is termed as a plant introduction। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो भी ऐसे कंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेगा। जैसे आप अपने घर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अगर दूसरे जगह कहीं पे चले जाएं, वहाँ पे आपको नींद नहीं लगेगी, बहुत अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। सेम वहाँ पे वही बात होता है प्लांट्स के साथ भी। प्लांट को आपने एक जगह से दूसरी जगह, नए जगह पे लेके चले गए, वहाँ का क्लाइमेट सब अलग है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे प्लांट एडजस्ट करेगा न्यू रीजन, नए रीजन, जहाँ पे आप नया जगह लेकर आए हैं ना, तो वहाँ पे धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। तो वही होता है एक्लिमेटाइजेशन में। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब जो प्लांट होते हैं ना, वे अपने आप को नए रीजन में एडजस्ट करने लगते हैं, और वही कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन। द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। बात समझ में आ रही है? और ये भी जान लीजिए कि एक्लिमेटाइजेशन बोले तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्विक मेथड है। क्विक मेथड मतलब बहुत फास्ट मेथड है क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करने का, बिना ज़्यादा मेहनत किए, कम लागत में ये जो है कि क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है इस प्रोसेस से, इंट्रोडक्शन से। बात समझ में आ गई? जैसे कि क्रॉप में जैसे कि पोटैटो, टी, कॉफ़ी, ग्राउंड नट, पपाया, ये जितने भी हमने बोले ना, ये सारे दूसरे देशों के भागों से जो है कि इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो बोले आलू, चाय, कॉफ़ी, ग्राउंड नट, पपाया और भी बहुत सारे हैं, तो ये हमारे देश के नहीं हैं, ये दूसरे देशों से लाए गए हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। मतलब पहले दूसरे जगह उगते थे, आलू पेरू में से आया है, तो आलू पेरू में है, तो पेरू में पहले उगता था, लेकिन वहां का प्लांट को लाके यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, यहाँ पे ग्रो करने लगा, अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो हो गया, ग्रो करने लगता है। तो ये इंट्रोडक्शन में समझे। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। अगला हमारा है सिलेक्शन मेथड। थोड़ा ध्यान से इसका मतलब समझिएगा। पहले हम एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। जैसे जब दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉसिंग किया जाता है, तो क्रॉसिंग कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड्स होते हैं, हायर यील्ड वाला हो या तो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसा तो है नहीं। जैसे कोई भी क्रॉप है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे, बहुत सारे ट्रेड्स होंगे, लेकिन जब क्रॉसिंग कराते हैं तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं ना। अब उसमें क्या करना है, हमको जो मोस्ट डिजायरेबल ट्रेड्स जिस ऑफ स्प्रिंग में है उसको सेलेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे दो प्लांट ले लिए, उसको क्रॉसिंग कराएं। अब ऐसा नहीं है कि एक प्लांट है तो उसमें बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वे हाई यील्डिंग वाला है और दूसरा जो है कि बस वे डिजीज रेजिस्टेंस है, ऐसा तो नहीं है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं, लेकिन हमको क्रॉसिंग जब कराएं तो बहुत सारे मिले, लेकिन उसमें हमको सेलेक्ट कौन करना है, डिजायर्ड ट्रेड्स को। हमारा डिजायर्ड ट्रेड क्या है कि हाई यील्डिंग हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो जिसमें सब
सबसे ज़्यादा डिजायर, जो हमारी डिजायर है, डिजायरेबल ट्रेड्स है, तो उसको, उस ऑफ स्प्रिंग को सेलेक्ट करने का प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन मेथड। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा और मतलब समझिए। जैसे प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, तो प्लांट की वैरायटी में जो मोस्ट डिजायरेबल ऑफ स्प्रिंग होगा उसका सिलेक्शन कहलाता है सिलेक्शन मेथड। बात समझ में आ रही है? देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा इंडिविजुअल प्लांट जिसमें सारे, मतलब जो भी हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर है, डिजायरेबल ट्रेट है, जो जो हम चाहते हैं उस प्लांट में हो, वे सारे डिजायरेबल ट्रेट्स जिसमें मौजूद हैं उसको प्रिजर्व करना, उसको सेलेक्ट करने का जो मेथड है वे कहलाता है सिलेक्शन मेथड। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कहानी बनाकर। जैसे मान लीजिए कि हम व्हीट का 2 ले लिए प्लांट, क्रॉप प्लांट्स। अब एक में क्या है, हाई यील्डिंग वाला जो है कि वैरायटी है, हाई यील्डिंग वाला है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि बस वह हाई यील्डिंग वाला होगा, उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। मेन हम जो बताना चाह रहे हैं, हमको जो डिजायर्ड ट्रेट है हमारा, वे क्या हाई यील्डिंग हो और क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट वाला हो, ऐसा हमको वैरायटी एक चाहिए। अब दोनों को क्रॉस कराएं, तो जब क्रॉस कराएंगे ऐसा नहीं है कि हाई यील्डिंग वैरायटी और वे डिजीज रेजिस्टेंट वाला एक ही में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे ना। अब उसमें से आपको वे डिजायर्ड ट्रेट को सेलेक्ट करना, वे वाले ऑफ स्प्रिंग को सेलेक्ट करना है। तो उसी ऑफ स्प्रिंग को, उसी इंडिविजुअल प्लांट को जिसमें डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं, तो उसी को प्रिजर्व करना, सिलेक्ट करना कहलाता है सिलेक्शन मेथड। बात समझ में आ गई? देखिए जो सिलेक्शन मेथड है बहुत सिंपलेस्ट और ओल्ड ब्रीडिंग मेथड है, ये बहुत पहले से ब्रीडिंग मेथड ये आ रहा है। ठीक है, इसे जर्मन मेथड भी कहते हैं। जर्मन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मनी में सबसे पहली बार शुगर बीट्स और स्मॉल ग्रेन्स जैसे कि राई और व्हीट को की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है कि यूज किया गया था इस मेथड को। बात समझ में आ गई? देखिए सिलेक्शन मेथड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मास सिलेक्शन, दूसरा है प्रोजेनी सिलेक्शन और तीसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन और फोर्थ है हमारा क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन। तो ये आर्टिफिशियल मेथड के ये 4 जो है कि सिलेक्शन थे, 4 प्रकार थे। ठीक है, अगर आप इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग से हम पूरा सिलेक्शन वाले पे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, लेकिन कब, जब आप कमेंट करके बताएंगे तब। वैसे 9th के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो तीसरा समझते हैं। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉसिंग कराया जाता है एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 2 प्लांट होते हैं लेकिन उनका जो जेनेटिक होता है, जीन होता है ना, वे दोनों का अलग अलग होता है। अब 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को जब क्रॉस कराते हैं तो एक नए प्रकार का जो है कि प्लांट प्रोड्यूस होता है और वही प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को क्रॉस कराया जा रहा है और उससे एक नई काइंड प्रोड्यूस हो रही है, वही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में भी अलग अलग प्रकार के ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे 2 डिफरेंट वैरायटीज को जब क्रॉसिंग कराया जाता है तो वे कहलाता है इंटर वेराइटल क्रॉस ब्रीडिंग। मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन 2 डिफरेंट वैरायटीज इज कॉल्ड इंटर वेराइटल क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, उसी तरह 2 अलग स्पेसीज जिनका जीन सेम हो, जेनस सेम हो, ठीक है, तो उनमें जब क्रॉसिंग कराया जाता है तो वे कहलाता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। बात समझ में आ रही है? 2 अलग अलग स्पेसीज हैं लेकिन सेम जीनस हो और जब उनमें क्रॉसिंग कराते हैं तो वे कहलाता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, उसी तरह 2 डिफरेंट जेनरा, अगर 2 डिफरेंट जेनरा को क्रॉसिंग कराते हैं तो वे कहलाता है इंटर जेनेरिक क्रॉस ब्रीडिंग। बात समझ में आ गई? देखिए इससे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कराने से क्या होता है कि 2 पेरेंट, अब यहाँ पे 2 प्लांट ले रहे हैं डिसिमिलर जेनेटिक, मतलब इनका जेनेटिक जीन जो है कि अलग अलग है, तो उसमें क्या हो रहा है कि दोनों पेरेंट का जो ट्रेड्स है वे एक वैरायटी में आ जाता है। जैसे मतलब समझिए, जैसे 2 पौधा था,
दोनों का जेनेटिकली ये दोनों लोग क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर हैं, दो प्लांट हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर दो प्लांट है, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कराएं, क्रॉसिंग कराएं, तो एक नया प्रोड्यूस हुआ प्लांट। अब जो नया प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक डिजायर्ड ट्रेड्स मौजूद होगा। वैसे तो बहुत सारे मौजूद होंगे, लेकिन हमको जो मेन चाहिए वे वाला को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पढ़ा है सिलेक्शन, तो उसमें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वन वेराइटी मतलब एक ही वेराइटी में अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। जैसे मान लीजिए एक जो है कि ऐसा पौधा है जो हाई यील्ड वाला है, मतलब उच्च उत्पादन देता है, लेकिन वे डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। दूसरा जो है हाई यील्ड वाला नहीं है, मतलब उच्च उत्पादन नहीं देता है, लेकिन वे डिजीज रेजिस्टेंट है। अब दोनों को क्या किए, दोनों को हमने करा दिए क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। अब जो नया वाला प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा, दोनों के ट्रेड्स मौजूद होंगे, मतलब एक ही वैरायटी में दो ट्रेड्स अब मिल गए। हमारी जो डिजायर्ड ट्रेड थी, हाई यील्ड वाला भी हो गया और डिजीज रेजिस्टेंट वाला भी हो गया, मतलब उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाया जा रहा है। जो ब्रीडर्स चाहते भी हैं कि वे हाई यील्डिंग वाला हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो ज़्यादा पावरफुल हो गया ना, तो ये वैरायटी मिल गई। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा होता है, ठीक है। और याद रखिए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीडिंग है इंटर वेराइटल, मतलब इंटर वेराइटल क्रॉस ब्रीडिंग कॉमन है, मतलब अधिकतर जो है कि क्रॉप वेराइटी में इंप्रूवमेंट इसी से किया जाता है, इंटर वेराइटल क्रॉस ब्रीडिंग वाले, ठीक है। अलग अलग प्रकार की दो वेराइटीज को क्रॉसिंग कराई जाती है, ठीक है, ये कॉमन है। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में आप क्या समझ रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में दो वैरायटी के प्लांट्स, एक हाई यील्डिंग वाला और दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट वाला, दोनों को क्रॉसिंग किया जा रहा है और एक नया प्रोड्यूस हो रहा है। और जो नया प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसमें मौजूद रह रहे हैं, ठीक है। प्लांट जो पेरेंट दोनों थे, बोथ पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में मौजूद होते हैं। ये क्रॉस ब्रीडिंग की बात हो गई। चलिए अगला हम समझते हैं। अगला हमारा है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन आपको अभी बताए हैं। म्यूटेशन में क्या होता है कि इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन, मतलब जो आनुवंशिक जो जीन में चेंजिंग होती है, अचानक से चेंजिंग हो जाती है। हमने बोला भी म्यूटेशन के बारे में बताया है, ठीक है, आपको समझ में आया भी होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि गामा इरेडिएशन के द्वारा ये म्यूटेशन होता है। अभी बताओ उसमें एग्जांपल, ठीक है। तो गामा इरेडिएशन के द्वारा जो है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है। या तो कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल केमिकल एजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं म्यूटाजेंस। ध्यान में रखिए क्या बोल रहे हैं, म्यूटाजेंस, मतलब ये एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट या तो केमिकल एजेंट, तो इनके कारण भी जो है कि म्यूटेशन होता है। तो ये जो फिजिकल केमिकल एजेंट होते हैं इन्हें म्यूटाजेन कहते हैं। तो या तो म्यूटाजेंस के कारण म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है या तो गामा इरेडिएशन के द्वारा जो है कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है। म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला हम समझते हैं। अगला है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी से भी क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है, क्रोमोसोम की संख्या पढ़े हुए होंगे, या तो हम आगे हम इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा दिया जाता है इसमें। पॉलीप्लॉइडी क्या है, तो पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा दी जाती है। अब पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं इससे क्या होता है कि उच्च उत्पादन प्राप्त होता है, हाइयर यील्ड्स जो है कि हमको मिलते हैं। एग्जांपल में जैसे पोटैटो में पॉलीप्लॉइडी किया जाता है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स को इंक्रीज किया जाता है ताकि पोटैटो की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। बात समझ में आ गई। चलिए छठवां समझते हैं जो हमारा लास्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए कि आज के डेट में ये सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको समझते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जीन का ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई। क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए। और जैसे ही क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो जाती है तो इससे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इतना ज़्यादा कि आज देख रहे हैं कि जो हाई डिमांड हो रहा है ना, तो सारा फुलफिल इसी से अधिकतर होता है।
बात समझ में आ रही है। देखिए ये जो कहलाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें जीन का ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में बोले तो GMOS, ठीक है। या तो इन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ऐसे ट्रांसजेनिक फूड प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाना ही कहलाता है DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, या तो इसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी। और देखिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए जो फूड प्लांट, जो ट्रांसजेनिक फूड प्लांट्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मतलब जो हम लोग भोजन खा रहे हैं इस समय, ये वाले मेथड को इम्प्रूव करके जो बनाया गया फसल हो रहा है, ठीक है, तो वे फूड कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। और अधिकतर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में अधिकतर जो फूड मिल रहे हैं इस समय, वे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं, मतलब उनके जीन में चेंज कर दिया जा रहा है। आप ये फिगर में देखिए, ये जितने भी आप फूड्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, BT कॉटन। देखिए BT कॉटन जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये इसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल जीन होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से। अब भाई इंसेक्ट उसको खा नहीं सकता, जब इंसेक्ट खाएगा नहीं तो इंसेक्ट से बचा रहेगा। और ऐसा हो जाता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कि जो ये हीट, लाइट, टेम्परेचर, ये सब का, फोटो इंसेंसिटिविटी, थर्मो इंसेंसिटिव, सब का सब इसमें आ जाता है। मैच्योरिटी पीरियड भी कम हो जाती है, जल्दी से फसल हो जाता है, अच्छा फसल होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो BT है, तो BT का मतलब बैक्टीरियम से है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ध्यान से सुनिएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। देखिए BT का मतलब है, तब इसका मतलब ये था बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कॉटन, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक, जिसके जीन्स जो हैं वे ट्रांसजेनिक क्रॉप जैसे कि कॉटन, मैज, राइस, टोमेटो, ब्रिंजल, इसको जो है कि इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए जो है कि ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे आप और भी सारा फिगर देख सकते हैं। ये फिगर जो है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ध्यान में रखिएगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हार्मफुल होते हैं। पहले आप देसी टमाटर देखते हैं ना, देसी टमाटर, तो वे कैसे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। रंग उनका ज़्यादा लाल तो नहीं होता है, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उनका कलर, उनका जो स्वाद होता है अलग होता है। लेकिन ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, इनका कलर अलग होगा, ज़्यादा दिनों तक रहेंगे फिर भी नहीं सड़ेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये GM टेक्नोलॉजी के बारे में हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। पूरी वीडियो में हमने बहुत कुछ समझा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की हर एक पहलू को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहला काम कीजिए कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि कई तरीके से सही वीडियो से नहीं देख पाते हैं तो वे देखें, समझें उस चीज़ को। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप GM टेक्नोलॉजी वाले पे चाहते हैं वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, बार बार वापस आकर वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।